गर्मी का महीना था। सूरज आग उगल रहा था और पूरा सुंदरवन भीषण गर्मी से तप रहा था। दोपहर के वक्त पेड़ पौधों के पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे और पशु पक्षी अपने घोंसलों में दुब के हाँफ रहे थे। ऐसे ही एक छोटे और कमजोर घोंसले में बूढ़ी चिड़िया गर्मी के मारे बेहाल लेटी हुई थी। उसकी बेटी रानी चिड़िया अपनी बीमार माँ को हवा कर रही थी, लेकिन गर्मी इतनी थी कि हवा भी बदन को झुलसा रही थी। अरे रानी, जरा जोर से पंखा झल बेटी। इस पत्ते से तो हवा ही नहीं लग रही है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ आग की लपटें चल रही हों। इस बूढ़ी जान को इस गर्मी से कब राहत मिलेगी? माँ, तुम जरा भी चिंता मत करो। बस कुछ दिनों की तो बात है। जब हमारे भैया टुन्नू की शादी हो जाएगी तो घर में नई भाभी आएगी। वो अपने साथ दहेज में एक चमचमाता हुआ नया एसी लेकर आएगी। फिर हमारे इस छोटे से घोंसले में भी बड़े लोगों की तरह ठंडी ठंडी हवा चलेगी और तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। बेटी की यह सांत्वना भरी बात सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। वह मन ही मन अपनी अमीर बहू और ठंडी हवा देने वाले ऐसी के सपने देखने लगी। कुछ ही दिनों बाद टुन्नू की शादी का दिन आ गया, लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए। टुन्नू की शादी एक बेहद गरीब और सीधे सादे परिवार की रीमा चिड़िया से हो गई। जब विदाई के बाद रीमा ब्याह कर पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास की लालची नजरें सिर्फ बड़े बड़े बक्सों और सामान को ढूंढ रही थीं। अरे बहू, तुम्हारी डोली तो आ गई, पर तुम्हारे साथ आने वाला बाकी का सामान कहाँ रह गया? गाड़ी भर के जो दहेज और आलीशान सामान आने वाला था, वो गाड़ी कहाँ खड़ी है? माँ जी, मेरे माता पिता बहुत ही गरीब हैं। उनके पास देने के लिए कोई धन दौलत या बड़ा सामान नहीं था। मेरे पास बस ये एक छोटी सी कपड़े की पोटली है, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत रोज़ का सामान और कुछ पुराने कपड़े हैं। ये सुनते ही सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट गईं और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या सिर्फ एक छोटी सी पोटली? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। मैं तो सोच रही थी कि बहू आएगी तो नया एसी लाएगी और मेरी इस बूढ़ी हड्डियों को इस जानलेवा गर्मी से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। पर यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं आई। इस कंगाली में मेरा क्या होगा? शादी के अगले ही दिन दोपहर के वक्त रीमा रसोई में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। ऊपर से दोपहर के सूरज की भयंकर तपिश और नीचे से चूल्हे से निकलती हुई आग की लपटें। रीमा पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुकी थी और उसे चक्कर आ रहे थे। तभी उसकी सास से सहानुभूति देने के बजाय ताने मारने लगी। बड़ी आई महारानी, खाना बनाने में इतना वक्त लगा रही हो। लाड़ प्यार से रही होगी अपने गरीब मायके में। यहाँ तो वक्त पर काम करना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी वजह से ठंडी हवा तो नसीब हुई नहीं। अब क्या भूखा मारकर मार डालोगी? कम से कम समय पर खाना तो सामने रख दिया करो। सास की इतनी कड़वी बातें सुनकर रीमा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तभी वहां ननद रानी चिड़िया आ गई। उसे अपनी नई भाभी की यह दयनीय हालत देखकर बहुत दुख हुआ और वह अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। माँ, अब बस भी करो। भाभी सुबह से बिना कुछ खाए पिए हम सब के लिए जलते हुए चूल्हे के सामने खाना बना रही हैं। गर्मी उन्हें भी लग रही है, पर वो शिकायत नहीं कर रही हैं। इसमें उनकी क्या गलती है कि उनके माता पिता गरीब हैं? हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं रानी, तुम अपनी माँ जी से बहस मत करो। माँ जी बड़ी है, वो जो कह रही हैं ठीक ही कह रही हैं। मैं जल्दी से खाना तैयार कर देती हूँ। 2 दिन बाद उनके पड़ोस में रहने वाले कालू कौवे के घर भी एक नई बहू आई। कालू की शादी एक बहुत ही अमीर घराने की गोरी कौवी से हुई थी। गोरी अपने साथ बहुत सारा कीमती सामान और एक बड़ा आधुनिक एसी लेकर आई थी। यह देखकर कालू की माँ घमंड से फूली नहीं समा रही थी। वह जानबूझकर रीमा की सास को चिढ़ाने के लिए उनके घोंसले पर आई। अरे ओ टुन्नू की अम्मा, सुना है तुम्हारी बहू तो बस एक फटी सी पोटली लेकर आई है। जरा कभी मेरे आलीशान घोंसले में आकर देखो, मेरी गोरी बहू कितना बड़ा एसी लेकर आई है। रिमोट का एक बटन दबाते ही पूरा कमरा शिमला जैसा बर्फीला हो जाता है। तुम तो इस जन्म में बस हाथ के पंखे से ही हवा करते रह जाओगी। पड़ोसन के जाने के बाद सास का पारा चढ़ गया। वह रीमा के पास गई और उसे और अधिक कोसने लगी।
रीमा ने अब ठान लिया कि वह अपनी माँ जी को इस तरह रोज रोज दूसरों के सामने जलील नहीं होने देगी। वह पढ़ी लिखी और समझदार थी, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। रीमा तुरंत बिना किसी को बताए जंगल के कुम्हार काका के पास गई। उसने उनसे एक बहुत बड़ा और मोटे तले का मिट्टी का मटका तैयार करवाया। इसके बाद उसने अपनी बची हुई छोटी सी जमा पूंजी से कबाड़ वाले से एक पुरानी मोटर, एक छोटा पंखा, सूखी घास और पानी की एक छोटी पाइप इकट्ठा की। वह घोंसले के एक कोने में बैठकर कुछ बनाने लगी। रीमा, ये तुम मटके के साथ क्या तोड़फोड़ कर रही हो? इस मिट्टी के घड़े में पंखा और तार के लगा रही हो? इससे क्या होने वाला है? टुन्नू जी, आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और देखते जाइए। मैं अपनी माँ जी के लिए एक ऐसा अनोखा उपहार बना रही हूँ जो उनके सारे कष्ट दूर कर देगा। रीमा ने बड़ी कुशलता से मटके के बीच में एक बड़ा गोल छेद किया और वहां पंखा फिट कर दिया। मटके के चारों तरफ छोटे छोटे छेद करके सूखी घास लगा दी और ऊपर से पानी की पाइप जोड़ दी ताकि घास गीली रहे। इस तरह उसने एक स्वदेशी मटका कूलर तैयार कर लिया। शाम के समय रीमा ने बड़े चाव से उस मटका कूलर को आंगन के बीचों बीच रखा और पूरे परिवार को वहां बुलाया। रीमा के चेहरे पर खुशी थी। उसने जैसे ही बिजली का तार जोड़ा, मटके के अंदर का पंखा तेजी से घूमने लगा और उसमें से हवा बाहर आने लगी। लेकिन गर्मी के कारण मटके का पानी अंदर ही अंदर गर्म हो चुका था, जिसके कारण कूलर से बेहद गर्म हवा निकलने लगी। अरे, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? एक तो वैसे ही इस गर्मी में दम निकल रहा है, ऊपर से ये तुम्हारा मिट्टी का भभका चेहरे पर गर्म आग फेंक रहा है। मेरा तो दम ही घुट जाएगा इस गर्म हवा से। बंद करो इस बकवास कबाड़ को और ले जाओ यहाँ से। रीमा का दिल पूरी तरह टूट गया और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रात भर जागकर सोचा कि इस गर्म हवा को ठंडी हवा में कैसे बदला जाए। सुबह होते ही सूरज उगने से पहले उसने टुन्नू को जगाया। सुनिए जी, आप अभी के अभी बाजार जाइए, वहाँ बर्फ़ फैक्ट्री वाले के पास जाइए और जो बर्फ़ के टुकड़े थोड़े पिघल जाते हैं उन्हें कम दाम में खरीद कर ले आइए। टुन्नू तुरंत अपनी पत्नी की बात मानकर बाजार गया और एक बर्फ वाले से पिघलती हुई बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े बेहद कम दाम में खरीद लाया। रीमा ने तुरंत उन बर्फ के टुकड़ों को मटके के अंदर भरे पानी में डाल दिया। मटके का पानी अब पूरी तरह से बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। उसने अपनी सास को दोबारा आदर पूर्वक बुलाया। माँ जी, मेरी खातिर एक आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। ज़रा बस 2 मिनट के लिए इस मटके के सामने बैठ कर देखिए। सास बुदबुदाते और गुस्सा करते हुए कूलर के सामने स्टूल पर बैठ गई। रीमा ने जैसे ही कूलर का बटन दबाया, मटके की ठंडी घास से छनकर और बर्फ के पानी को छूकर ऐसी बर्फीली और ठंडी हवा निकली कि पूरी झोपड़ी पल भर में ठंडी हो गई। हवा इतनी शुद्ध और ठंडी थी कि वातावरण महक उठा। वाह, ओहो, ये तो गजब की ठंडी हवा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सचमुच किसी बड़े शहर के एसी वाले आलीशान कमरे में आ गई हूँ। मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई बेटी। सारा बदन ठंडा हो गया। मटका कूलर की ठंडी हवा का जादू ऐसा चला कि सास का सारा गुस्सा और कड़वाहट पल भर में पिघल गई। तभी अचानक तेज आंधी आई और पूरे जंगल की बिजली कट गई। बिजली कटते ही पड़ोस के घोंसले से अमीर बहू गौरी के चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। हाय राम, ये बिजली क्यों चली गई? मेरा कीमती एसी बंद हो गया। मैं तो इस उमस और गर्मी से मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। लेकिन रीमा का मटका कूलर तो एक छोटी सी बैटरी से भी चल सकता था, इसलिए उसकी ठंडी हवा बंद नहीं हुई। कालू की माँ और गोद गर्मी से बेहाल होकर चुपके से रीमा के घोंसले के बाहर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गईं ताकि थोड़ी ठंडी हवा पा सके। यह नज़ारा देखकर रीमा की सास का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं दहेज और एसी के लालच में अंधी हो गई थी और तुझे भला बुरा कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू इतनी गुणी और लक्ष्मी है कि वो मिट्टी के एक मामूली घड़े को भी अपनी सूझबूझ से एसी बना देगी। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप खुश हैं और आपकी गर्मी दूर हो गई तो मेरी मेहनत सफल हो गई। रीमा की इस कामयाबी को देखकर
टुन्नू और रीमा ने एक नया व्यापार शुरू करने का सोचा। उन्होंने जंगल के अन्य गरीब पक्षियों के लिए, जो ऐसी नहीं खरीद सकते थे, बहुत ही कम दाम में ऐसे मटका कूलर बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते पूरे जंगल में उनके मटका कूलर मशहूर हो गए। रीमा की बुद्धिमानी और अच्छे स्वभाव के कारण अब पूरा परिवार गर्व, सम्मान और खुशी के साथ एक साथ रहने लगा। आसमान से आग बरस रही थी। जेठ की दोपहर में परिंदों का हाल बेहाल था। चारों तरफ धूल भरी गर्म हवाएं और लू चल रही थी, जिससे पूरा जंगल बेदम हो चुका था। बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन टुन्नू और उसके बुजुर्ग पिता सुबह से अपनी दुकान लगाए बैठे थे। गर्मी से बचने के लिए जंगल का हर दूसरा पक्षी बाजार में केवल तरबूज ही बेच रहा था, जिसके कारण ग्राहकों का भयंकर अकाल पड़ा था। सभी पक्षी परेशान और बेबस होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। टुन्नू बेटा, जरा उस घड़े से थोड़ा पानी पिला, गला सूखा जा रहा है और छाती में जलन हो रही है। सुबह से सूरज सिर पर आ गया है, लेकिन सिर्फ 2 तरबूज बिके हैं। जब बाजार में हर कोई तरबूज ही बेच रहा है, तो कोई हमारे पास क्यों आएगा? आज तो शाम के राशन के पैसे भी नहीं निकलेंगे। ये लीजिए पिताजी, पानी पीजिए। इस चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों के कारण ग्राहक भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जो एकाध ग्राहक आ भी रहे हैं, वे बहुत कम दाम लगा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि अगर यही हाल रहा तो आज घर का खर्च कैसे चलेगा। दूसरी तरफ रीमा के छोटे से घर का माहौल भी कुछ अलग नहीं था। सूखी घास से बनी उसकी रसोई इस समय किसी जलते हुए तंदूर जैसी लग रही थी। चूल्हे से उठती आंच के कारण रीमा सुबह से बिना रुके पसीने में लथपथ खड़ी थी। पसीने से उसके पंख पूरी तरह भीग चुके थे और गर्मी के मारे उसकी सांस फूल रही थी। तभी अचानक पास के कमरे से उसकी सांस की आवाज गूंजती है। जरा सुन तो बहू, इस जानलेवा गर्मी में कुछ मीठा खाने का बड़ा मन कर रहा है। दोपहर का खाना तो जो बना रही हो वो ठीक है, पर साथ में थोड़ी ठंडी ठंडी चावल की खीर बना दे, जिससे इस तपते बदन को थोड़ी शांति मिले। जल्दी करना बहू। सास की यह फरमाइश सुनते ही रीमा का मुंह पूरी तरह बन जाता है। वह पहले ही इस भयंकर उमस और गर्मी से परेशान थी। ऊपर से इस मौसम में खीर बनाने का मतलब था चूल्हे के सामने और आधा घंटा जलना। उसके मन में गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह बिना कुछ बोले भारी मन से काम पूरा करती है और खाना लेकर सास के पास जाती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आपकी पसंद की चावल की खीर भी मैंने बना दी है। थोड़ी देर इसे ठंडी जगह पर रख दिया था ताकि आपको राहत मिले। अरे बहू, खाना तो ले आई तू, लेकिन ये बच्चे कहाँ हैं? गुड़िया और कुकू सुबह स्कूल से आ गए थे दोनों, फिर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इतनी तेज धूप में दोनों आखिर कहाँ चले गए? कहीं धूप में बाहर तो नहीं घूम रहे? पता नहीं माँ जी, खाना बनाने के चक्कर में मेरा ध्यान ही नहीं गया। मुझे लगा दोनों अंदर सो रहे होंगे। मैं अभी तुरंत बाहर जाकर देखती हूँ। शायद दोनों बाहर कहीं बड़े पेड़ की छांव में खेल रहे होंगे। रीमा घबराकर तुरंत घर से बाहर निकलती है। बाहर का सूरज इतना कड़क था कि जमीन पर पैर रखते ही उसके पैर जल रहे थे। वह अपनी पूरी ताकत से दोनों बच्चों को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, जिसमें उसकी ममता का डर साफ छलक रहा था। लेकिन जवाब में केवल सूनी हवा की सरसराहट मिलती है। गुड़िया, कुकू, कहाँ हो तुम दोनों बेटा? जल्दी अंदर आ जाओ बच्चों, बहुत खेल लिया बाहर। देखो कितनी तेज धूप है, बीमार पड़ जाओगे। जल्दी घर आओ बच्चों। चारों तरफ सन्नाटा था। बच्चों की कोई आवाज नहीं आई। रीमा भागकर पास के बड़े मैदान में जाती है, जहां जंगल के बच्चे अक्सर खेलते थे, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। बस एक पेड़ के नीचे एक तोते का छोटा बच्चा बैठा हुआ था। बेटा, तुमने मेरी गुड़िया और कुकू को कहीं देखा है क्या? वे कहाँ गए? कुछ पता है तुम्हें? वे तुम्हारे साथ खेल रहे थे क्या? नहीं रीमा आंटी, वे मेरे साथ नहीं खेल रहे थे। बहुत पहले मैंने उन्हें इस तरफ आते देखा था, लेकिन फिर वे यहाँ से घने जंगल की तरफ चले गए थे। यहाँ बहुत धूप थी, इसलिए शायद वे कहीं छांव ढूंढने गए हैं। तोते के बच्चे की बात सुनकर रीमा की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं। वह उड़कर तुरंत सूखी नदी के किनारे जाती है, जहाँ अक्सर बच्चे बैठते थे, लेकिन नदी पूरी तरह सूख चुकी थी और वहाँ भी सिर्फ तपती हुई रेत चमक रही थी। रोती बिलखती हुई रीमा वापस घर लौटती है और सास के पास बैठ जाती है। माँ जी, बहुत अनर्थ हो गया।
बच्चे कहीं नहीं मिल रहे। मैंने मैदान, नदी सब छान मारा। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तपती धूप में मेरे बच्चे कहाँ खो गए माई जी? रो मत बहू, हौसला रख, भगवान पर भरोसा रख। हमारे बच्चे कहीं दूर नहीं गए होंगे। तू एक काम कर, तू तुरंत उस घने जंगल की तरफ जाकर ढूंढ जहाँ बड़े पेड़ हैं। मैं तब तक हिम्मत करके आस पड़ोस के पक्षियों के घरों में जाकर पूछती हूँ। तू जल्दी निकल बहू। सास की बात सुनकर रीमा में थोड़ी हिम्मत आती है और दोनों अपनी अलग दिशाओं में बच्चों को ढूंढने निकल पड़ती हैं। रीमा उड़ती हुई घने जंगल के बीच पहुंचती है, जहां बड़े बड़े पेड़ों की थोड़ी छांव थी। वह पेड़ों की डालियों पर बैठ बैठकर रोते हुए ऊंची आवाज में पुकारती है, कुकू, गुड़िया, मेरी आवाज सुन रहे हो तो सामने आओ बच्चों। अपनी माँ को और मत डराओ। कहाँ छुपकर बैठे हो तुम दोनों? रीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी उड़ते उड़ते उसकी नजर जंगल के बीचों बीच बने एक बहुत पुराने और गहरे कुएं पर पड़ती है। वह धकधकाते दिल से कुएं के मुहाने पर जाकर नीचे झांकती है। जो नजारा उसने देखा, उसने उसकी चीख निकाल दी। कुएं की गहराई में सूखी घास का एक नरम बिस्तर बना था, जिस पर उसके दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू बड़े चैन से हाथ पर हाथ रखकर सो रहे थे। रीमा तुरंत उड़कर कुएं के नीचे उतरती है। तुम दोनों यहाँ कुएं के अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि बाहर मैं और तुम्हारी दादी रो रो कर पागल हो रहे थे। पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। चलो अभी बाहर निकलो यहाँ से। अरे मम्मी, आप हम पर चिल्लाओ मत। बाहर बहुत तेज गर्मी थी, हमारे पंख जल रहे थे और हमारी जान निकल रही थी। यहाँ बहुत आराम है, इसलिए हम नीचे आ गए। हाँ मम्मी, खेलते खेलते हम यहाँ आए तो देखा कि इस कुएं के अंदर बहुत ठंडी और मीठी हवा चल रही है। हाँ, बाहर की लू का यहाँ नामो निशान भी नहीं था, इसलिए हम यहाँ घास डालकर सो गए। यहाँ बहुत सुकून है मम्मी, बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। रीमा बच्चों की मासूम बात सुनकर शांत होती है, लेकिन वह उन्हें लेकर वापस अपने पुराने घर आती है। घर की हालत बदतर थी। टिन की छत तवे जैसी गर्म थी और दीवारें आग उगल रही थीं। छत पर लगा पंखा बस गर्म हवा के थपेड़े दे रहा था। दोपहर का खाना खाने बैठे बच्चे और बूढ़ी सास दोनों का गर्मी से दम घुट रहा था और सब बेहाल थे। मम्मी, इस घर में तो दम घुट रहा है। खाना खाते समय भी पूरा बदन पसीने से भीग गया है, पंखा भी आग उगल रहा है। हमें वापस उसी कुएं में जाने दो ना मम्मी, वहाँ बहुत ठंडक थी। कम से कम हम वहाँ चैन से सांस तो ले पा रहे थे। हाँ मम्मी प्लीज, हम वहाँ आराम से सो पाएंगे और हमारी गर्मी भी शांत हो जाएगी। हम दादी को भी साथ ले चलते हैं। देखिए दादी की हालत कितनी खराब हो रही है गर्मी से। बहू, बच्चे इतना बोल रहे हैं और सच में यहाँ तो बैठना भी मुहाल है। इस बंद मकान में तो मेरा भी दम घुट रहा है। बच्चों की जिद अपनी जगह सही है, वहाँ कम से कम कुदरती ठंडक तो है। चल बहू, एक बार चलकर देखते हैं। यहाँ बैठेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है माँ जी, आप सब कह रहे हैं तो चलते हैं। मैं दोपहर का थोड़ा भोजन और पानी साथ ले लेती हूँ। रात का खाना तो वैसे भी टुन्नू जी के आने पर ही बनेगा, तब तक हम वहीं रुकते हैं। रीमा जल्दी से खाने की पोटली बांधती है और सास और बच्चों को लेकर उसी गहरे कुएं में उतर जाती है। कुएं के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी ठंडी दुनिया में आ गए हों, जहां ऐसी जैसी ठंडक थी। कुएं की पथरीली दीवारें अंदर के वातावरण को बिल्कुल शीतल बनाए हुए थीं। यहाँ तो सच में स्वर्ग जैसी ठंडक है। बाहर की तपती धूप और लू का यहाँ नामो निशान भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खोई हुई जान वापस आ गई हो और मेरी आत्मा तृप्त हो गई। बच्चे और सास वहाँ ठंडी छांव में बैठकर आराम से भोजन करते हैं और ठंडी हवा के झोंकों के बीच वहीं गहरी नींद में सो जाते हैं। रीमा जाग रही थी। अपनी सास और बच्चों के चेहरे पर यह सुकून देखकर उसके दिमाग में एक अनोखा और अद्भुत विचार आता है। जब रात को बाजार में कड़ी मेहनत करके टुन्नू जी और ससुर जी थके हारे घर आते हैं तो घर की भीषण गर्मी में सो नहीं पाते। उनका पूरा बदन दर्द करता है। क्यों ना मैं इस कुएं को ही अपना घर बना लूं। यहाँ चूल्हा जलेगा
तो भी गहराई के कारण गर्मी नहीं लगेगी और सब हमेशा आराम से खुश रहेंगे। शाम ढल जाती है और सूरज अस्त हो जाता है। बाजार से टुन्नू और उसके पिता दिन भर की तपन झेलकर थके हारे और खाली हाथ अपने पुराने घर लौटते हैं। घर का दरवाजा खुला और अंदर सब कुछ खाली देखकर वे हैरान होते हैं। तभी रीमा उन्हें कुएं के पास बुलाती है और पूरी बात बताती है। क्या कुएं के अंदर घर बनाने की बात कर रही हो? रीमा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? भला कोई कुएं में रहता है? लोग सुनेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे कि चिड़िया का परिवार कुएं का मेंढक बन गया है। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। बेटा टुन्नू, लोगों की बातें सुनना छोड़ दे। इस जानलेवा गर्मी में ऊपर वाले घर में हमारी और बच्चों की जान निकल रही थी। बहू ने जो सूझबूझ दिखाई है उसकी तारीफ कर। तू एक काम कर। टुन्नू बेटा, बहू ठीक कह रही है। जान है तो जहान है। इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए अगर हमें कुएं में भी रहना पड़े तो इसमें कोई बुराई या शर्म की बात नहीं है। समझदारी इसी में है कि हम इस कुदरती ठंडक का लाभ उठाएं। यहाँ बहुत सुकून है। पिता और माँ के समझाने पर टुन्नू का गुस्सा शांत होता है और वह मान जाता है। सब मिलकर रात के अंधेरे में ही अपने पुराने घर का जरूरी सामान, बिस्तर और बर्तन कुएं के अंदर ले आते हैं। रीमा अपनी सूझबूझ से कुएं के कोने में एक छोटी सी सुंदर रसोई बनाती है। मिट्टी का चूल्हा एक तरफ बनाया जाता है ताकि धुआं आसानी से ऊपर निकल सके। अगले दिन दोपहर को जब बाहर आसमान से आग बरस रही थी, रीमा अपनी नई रसोई में खाना बनाती है तो उसे पसीने की एक बूंद भी नहीं आती। कुएं की दीवारों की नमी वातावरण को बिल्कुल ठंडा और सुखद रखती है। चूल्हे की आंच का भी अंदर कोई असर नहीं होता। माँ जी देखिए, मटके का पानी भी बिना बर्फ के बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। अब रसोई में काम करना कोई सज़ा या मुसीबत नहीं लगता, बल्कि मुझे तो यहाँ खाना बनाने में बहुत आनंद आ रहा है। वाह मम्मी, अब तो हमें घर में भी बहुत मजा आ रहा है। ये हमारा सबसे अच्छा घर है, जहाँ ना तो धूप लगती है और ना ही गर्मी सताती है। हम यहाँ बहुत खुश हैं। रात को जब टुन्नू और उसके पिता बाजार की तपन झेलकर वापस लौटते हैं तो कुएं के ठंडे माहौल में कदम रखते ही उनकी शारीरिक और मानसिक थकान गायब हो जाती है। वे सब मिलकर आराम से ठंडी हवा में भोजन करते हैं और बिना किसी बेचैनी के गहरी नींद सोते हैं। इस तरह सूझबूझ और एकता की वजह से टुन्नू चिड़ा और रीमा चिड़िया का पूरा परिवार उस कुएं वाले अनोखे घर में गर्मी के दिनों को बेहद आराम, सुख और चैन से